आज इतने तादाद में लोगों का डायबिटीज़ बढ़ रहा है क्योंकि हम सब मिलके कुछ तो गलतियां कर रहे हैं। बैठ के रहना ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक आध बार शुगर बढ़ा, एक आध बार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे बीपी हो गया और इमीडिएटली मुझे दवा शुरू करनी है, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में कम से कम 65% मतलब 60 to 65% जो लोग हैं वो प्रोटीन डिफिशिएंट है। हमारी माँ से छोड़ के जो भी दूध हम पिएंगे वो हमारे लिए मेजर कल्प्रिट है। मैं हमेशा बताता हूँ, आपको अगर आपके डायबिटीज़ के ऊपर का खर्चा नहीं बढ़ाना है तो आपको MRPs को अवॉइड करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों की आँख की नींद ही चली गई है, आँखों में नींद ही नहीं आती है, रात को बिस्तर पे लेट तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। स्पेशली कोविड के बाद ऐसा हुआ कि कोविड के बाद ज़्यादा डायबिटीज़ और इवन हार्ट अटैक का भी काफ़ी रेट बढ़ गया, डायबिटीज़ का भी रेट बढ़ गया। तो दवाइयाँ रीज़न हो सकती है डायबिटीज़? कुछ दवाइयाँ है ऐसी कि अगर जिसका आप काफ़ी समय तक अगर इस्तेमाल करते हो तो उससे आपका शुगर बढ़ सकता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर हिंदी का ये हमारा ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जिसका नाम है डियर डायबिटीज़। जी हाँ, डियर डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ को अगर हम अच्छी तरह से समझें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको समझ के उसके जड़ तक जाए और सही विशेषज्ञों से, सही एक्सपर्ट्स से हम सलाह लें, ट्रीटमेंट लें, तो क्यों नहीं डायबिटीज़ ज़रूर सही हो सकता है। भाई, डायबिटीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले डायबिटीज़ के जड़ तक जाने के लिए सबसे ज़रूरी जानना ये है कि डायबिटीज़ होता क्या है, क्योंकि या फिर ये होता क्यों है, इसके असली कारण क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम गूगल पे जाए और गूगल बाबा से पूछे ना कि डायबिटीज़ होने के कारण क्या है, तो कारणों की ये लिस्ट, रीज़न ऑफ लिस्ट हमें मिल जाएगी। लेकिन सही असली क्या कारण है ये हमें तभी पता चलेगा कि जब हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे और ख़ासकर जब हम किसी डायबिटोलॉजिस्ट और डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट से हम सलाह मशवरा करेंगे, उनसे बात करेंगे। और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी, जो कि एक वेल नोन डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में हम असली कारण, असली वजह क्या क्या है, और डीप वो जाएंगे। हम इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जानना ये है कि डायबिटीज़ के बारे में बोला जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल ये कारण है डायबिटीज़ होने का? मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसे नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हो सकती है, ख़राब चीज़ें। सो ऐसी चीज़ें जो मेरे ज़िंदगी में मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि वो गलत है। होता क्या है कि अगर सब लोग कर रहे हैं, 90% लोग अगर वो चीज़ करें तो हमें बहुत बार क्या लगता है कि वो सही है। आज इतने तादाद में लोगों का डायबिटीज़ बढ़ रहा है क्योंकि हम सब मिलके कुछ तो गलतियाँ कर रहे हैं। तो हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ का जो हमें जो इतना भय पैदा किया है या फिर एक्चुअली जो सीरियसनेस है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे पहला जो कारण है। मतलब कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है। तो यूजुअली मैं क्या बताता हूँ कि आपको साल में एक बार अगर आपके घर में आपके इसमें है तो आपको अगर कुछ चीज़ को मैनेज करना है तो आपको उसको मेजर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के लिए आपके घर में अगर डायबिटीज़ चल रहा है, आपको ये हो रहा है, तो सबसे पहले आपका डायबिटीज़ को समझना और उसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ उस अवस्था में डिटेक्ट होता है जब उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे कि जब वो कोई जैसे इंश्योरेंस का चेकअप करने के लिए जाते हैं या फिर वो उस टाइम उनको पता चलता है अरे मेरी शुगर लेवल हायर साइड पे है, और फिर वो डायबिटीज़ का एक कारण बन जाता है। और ऐसे भी लोग मैंने देखे कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब वो हर 3 महीने में जब तक उनका शुगर बढ़ा हुआ नहीं दिखता है तब तक वो नहीं ठीक नहीं, तब तक वो चेक करते रहते हैं। सो ओवर डायग्नोसिस ये भी एक कारण आजकल बन गया है। मैं बाकी कारणों के बारे में बात करूंगा ही, जैसे आपने बात पूछा कि लाइफस्टाइल, लेकिन लाइफस्टाइल से पहले अगर आपकी बॉडी कोई सिम्टम दिखा रही है तो साल में एक आध बार चेक करना ठीक है। लेकिन हर महीने उठ के मैं शुगर चेक करते जा रहा हूँ, घर में बीपी का मशीन पड़ा है इसलिए बीपी चेक कर रहा हूँ, डोंट डू दैट। सो ओवर कॉन्शियसनेस, ओवर अवेयरनेस ये भी एक कारण आज का बन गया है कि, और लोगों को लेबल लगाने में भी मज़ा आ रहा है और लेबल लगवाने में भी मज़ा आ रहा है। मतलब थोड़ा भी शुगर इधर उधर हो गया
तो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को डायबिटीज़ डायग्नोस किया जाता है। एक आध बार शुगर बढ़ा, एक आध बार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे बीपी हो गया और इमीडिएटली मुझे दवा शुरू करनी है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशंस कि जिसमें आपकी शुगर लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती है, लेकिन हमें लेबल लगाने की जो जल्दी लगी है उसके वजह से ये डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ऐसे मेरा ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मेंशन किया, ये मेरा अनुभव है। बाकी जब हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे तो जैसे लास्ट सेशन में हमने बात की थी, तो थोड़ा बहुत इसमें जीन्स की ससेप्टेबिलिटी इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, भारत में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे फैट को पकड़ने की, और फैट थोड़ा भी हमारे शरीर में बढ़ता है 10% 15%, तो इमीडिएटली मेरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। सो अभी तक तो ये सभी लोगों को पता होगा, पता चल चुका है कि बस शुगर ही कारण नहीं है, इंसुलिन का प्रतिरोध ये सबसे बड़ा डायबिटीज़ का कारण माना गया है। तो जो चीज़ें मेरे शरीर में इंसुलिन का प्रतिरोध बढ़ाती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाती है, वो मेरे डायबिटीज़ का कारण बनती है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस किस चीज़ों से बढ़ता है, किन चीज़ों से बढ़ता है, उसको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल फार्मूला मैं यहाँ दर्शकों को देना चाहता हूँ। फैंस मतलब FANS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम किसी एक्टर और एक्ट्रेस के फ़ैन होते हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ये 4 चीज़ों का फ़ैन होता है। तो ये फ़ैन अगर मेरे शरीर में बढ़ते हैं तो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और यही कारण बनेगा आपके टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो फ़ैन में से जो सबसे पहले F आता है, अगर मेरे शरीर में चर्बी, फैट, सो इंक्रीज लेवल्स ऑफ फैट मास अगर मेरे शरीर में ज़्यादा है, मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरा पेट के ऊपर का चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरे स्वादुपिंड में, मेरे ऑर्गन्स में फैट लेवल बढ़ रहा है, तो उसके वजह से इंसुलिन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक जगह से ग्लूकोज को लीवर से आपके कोशिकाओं तक ले जाने का काम, वहन का काम इंसुलिन करता है। वो ये एक्सेसिव फैट के वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। सो मोटापा, एक्सेसिव फैट, पर्टिकुलरली अगर मेरा वेस्ट सरकमफेरेंस 34 इंचेस से ज़्यादा है, तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी ये वीडियो देखने के बाद अपना यहाँ पे नापिए कमर, और ये अगर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे माल बहुत ज़्यादा है, तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसको घटाना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक नहीं घटता है तब तक आपका डायबिटीज़ ठीक होना डिफ़िकल्ट है। A स्टैंड्स फॉर ऐसी चीज़ें जो मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन या फिर एसिड बनाती है, एसिड बढ़ाती है। तो जो भी चीज़ रिफाइंड होती है, जो भी चीज़ प्रोसेस्ड होती है, जो भी चीज़ प्रक्रिया वाली होती है, और हम आजू बाजू आज देखेंगे तो लोगों की शुरुआत ही, दिन की शुरुआत ही ऐसे प्रोसेस फूड से होती है और रात के देर तक भी वो प्रोसेस फूड ही खाते रहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस्ड होती है, कोई भी चीज़ जो प्रक्रिया में जिस पे ह्यूमन प्रोसेसिंग किया है, जिसको प्रक्रिया की गई है, उसको पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा एसिड बढ़ाना पड़ता है। उसमें GI मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली जब हम प्रोसेस फूड के बारे में बात करेंगे तो उसमें सारे पैक्ड फूड्स पर्टिकुलरली इसमें आ गए, सारे जो प्रोसेस में व्हीट इसमें आ गया, हम जो बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स ये इसमें आ सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी इसमें शामिल हम कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जनरली इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर जनरली हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, जो हमारा रेगुलर अनाज होता है, जैसे राइस होता है या फिर हमारी गेहूं की रोटी होती है, तो ये बहुत बार हमारी उसमें ग्लूटेन भी होता है और उसमें प्रोसेस्ड ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है वो मेरे शरीर में एसिड बढ़ाता है। एसिड बढ़ने का मतलब है मतलब वो जो हमारे पेट में एसिडिटी, उस एसिडिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल के इनसाइड या फिर सेल के कोशिकाओं के बाहर ये एसिड के बढ़ना, जिसको हम सूजन बोल सकते हैं, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, जिसको हम स्वेलिंग बोल सकते हैं। ये इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों भी, सेल के अंदर और बाहर, ये एसिड बढ़ने के कारण स्वेलिंग बढ़ता है और वो हमारे इंसुलिन को अच्छी तरह से काम नहीं करने देता है, मतलब वो इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ये एसिडिक फूड्स और प्रोसेस फूड, ये दूसरा कारण है। तीसरा जो है N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। ऐसा पाया गया है कि आज भारत देश में 90% से ज़्यादा लोगों में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन B12 आएगा, विटामिन D की कमी होना, फॉलिक एसिड, कुछ मिनरल्स है और प्रोटीन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसा बताया गया है कि ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में कम से कम 65% मतलब 60 to 65% जो लोग हैं वो प्रोटीन डिफिशिएंट है। और ये प्रोटीन जो डिफिशिएंसी होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है। एक जगह होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ना और दूसरा होता है इंसुलिन की जो वहन क्षमता है, शुगर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, जिसको इंसुलिन की सेंसिटिविटी बोला जाता है। अगर मेरे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो ये इंसुलिन का वहन कम हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, और वो भी डायबिटीज़ के लिए कारण बन गया है। और लास्ट जो S है, S स्टैंड्स फॉर शुगर, जो रिफाइंड शुगर में आएगा,
जो रिफाइंड सॉल्ट में आएगा। सो हमारे खाने में जो रिफाइंड जो शुगर जाती है, जो सॉल्ट हमारे शरीर में बढ़ता है, वो मेरे ब्लड के वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, मेरे शुगर को, वो मेरे ब्लड में जो शुगर है उसको थिक बनाता है। और वो बस डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ थायराइड, कोलेस्टेरॉल, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मोटापा, इसके लिए भी ये सारी चीज़ें ये होती है। तो आई विल से ये जो फैंस है, इसको अगर आप थोड़ा दूर रखोगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा और आपका डायबिटीज़ सही तरीके से आप कंट्रोल कर पाओगे। ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, अदर देन जीन्स। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट और शोज़ में सुना है कि आप काफ़ी बार एक चीज़ दोहराते हैं कि जो इस कुदरत के जो नियम हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो क्या ये नियम फॉलो ना करना लीड्स टू डायबिटीज़? यस, 100%। मतलब जब हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम हमेशा इसका जिक्र करते हैं कि हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये लाइफस्टाइल बनाई किसने है? बहुत सारे लोगों को अगर मैं पूछूंगा तो बोलेंगे हमारे मतलब पूर्वजों ने या फिर हमारे पुरखों ने बनाई है और वहाँ से इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी बोलेगा आयुर्वेद में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, और ये नेचर ऐसा कहता है कि आपका शरीर 5 एलिमेंट से बना है। ये हम सब लोगों को तो पता है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इससे हमारा शरीर बना है और हम भी नेचर का पार्ट है। सो बाकी सभी प्राणी पक्षी अगर वो नेचर का लॉ फॉलो कर रहे हैं तो आप भी नेचर के पार्ट है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, खाने में ज़्यादा आपके फाइबर होने चाहिए। डॉक्टर भाग्येश बता रहे हैं या फिर कोई और आयुर्वेद बता रहा है, ऐसा नहीं है। ये बॉडी की फिजियोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी हमें नेचर से आई है। सो नेचर के लॉ के साथ आप चलोगे, जैसे रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि हमारे शरीर का जो सर्कैडियन रिदम है वो सूरज के हिसाब से चलता है। जैसे सूरज उगता है और सूरज ढलता है तब हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होती है। जैसे सूरज ढलेगा उसके 3-4 घंटे के बाद हमारी 50% तक हमारी जो डाइजेशन की क्षमता है कम हो जाती है। अगर मैं रात को घर 9:30-10 बजे आता हूँ और मैं 11-12 बजे खाना खा रहा हूँ, भले ही मैंने हेल्दी खाना खाया, लेकिन उस टाइम वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अभी सो गई, वो बोल रही है कि अभी मुझे नया कुछ काम मत दे दो, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। या फिर लीवर का भी जो मेटाबॉलिज्म होता है रात से 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। सो अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब है, आप लेट खाना खाते हो, अगर तो ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। तो जितना आप नेचर के लॉ ब्रेक करोगे उतना नेचर आपको ब्रेक करेगा। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। आपका फूड होता है, आपके थॉट्स होते हैं, आपकी जीवन शैली होती है, वो नेचर के अनुसार आपको फॉलो करनी चाहिए। और जो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में बोलते हैं, थैंक्स टू थॉमस अल्वा एडिसन की, उन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया। लाइट के इन्वेंशन के साथ बहुत सारी हमारी ये भी हो गई, अच्छी चीज़ें भी हो गई, लेकिन लाइट आने के साथ फिर फ्रीज आ गया, फिर ओवन आ गया, फिर हम सुबह 7 बजे भी खाना खा सकते हैं फ्रिज का निकाल के, और रात को 12 बजे पार्टी करके स्विगी से भी मंगवा सकते हैं। तो ये जो रेडीमेड और पैक्ड फूड्स का ये आ गया। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में कभी भी खाना अवेलेबल होना, और ये पूरे दिन भर वो सूरज ढलता है लेकिन ये लाइट का सूरज तो चलता ही रहता है, वो ज़्यादा हमारे जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अच्छा जी, अगर खाना ये कारण है डायबिटीज़ का, तो खाने में मैं क्या खाऊं? स्टार्च वाला फूड ज़्यादा अवॉइड करूं या शुगरी फूड ज़्यादा अवॉइड करूं? मतलब इन दोनों में डायबिटीज़ के लिए स्पेशली कौन कल्प्रिट है, या फिर किसे ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए, शुगर को या स्टार्च को? किसी भी चीज़ को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड मत करो, सही तरीके का और राइट क्वांटिटी का। हमारा प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हम कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज और स्टार्च एक दूसरे के जुड़वा भाई है। हमने ग्लूकोज तो बंद कर दिया, राइट, कि मुझे मीठा नहीं है, मेरे शरीर में शुगर है, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने स्टार्च अगर मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, जैसे कि इंडियन डाइट में हमेशा हम देखते हैं कि हमारे डाइट की जब हम थाली की बात करेंगे तो राइस की क्वांटिटी और रोटी की क्वांटिटी 70% होती है। उससे कम क्वांटिटी में हम थोड़ा सब्जी लेते हैं 10%, उससे थोड़ा फिर दाल वगैरह रहेगा और सलाद इतना ही रहता है। तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। और क्यों उल्टा करना है? क्योंकि इतने कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट अगर मैं एक खाने में ले रहा हूँ, तो अगर दिन में मैं 3 बार खाना खाऊंगा तो मेरे पूरे दिन में 22,000 से ज़्यादा कैलोरीज जा रहे हैं। और मेरा जो यूटिलाइजेशन है वो अगर 1200-1400 कैलोरीज का है तो दिन में एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज एक दिन में जा रही है। अगर मैं पूरे महीने की बात करूंगा तो वो हो गए 15,000, और पूरे साल भर की मैंने बात की तो वो लाखों की तादाद में चले जाएंगे। तो वो उतना एक्सेस है।
तो मैं उसको मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं कम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा डायबिटीज़ कम होने की कोई, कितने भी अपने मेडिसिन लिए, कोई गुंजाइश नहीं, वो आप ठीक कर ही नहीं सकते हो। सो आपको वो कार्बोहाइड्रेट जो आपके 60-70% जा रहे थे, उसको आपको आधे तक लेके आना है। सो इट्स डजेंट मैटर कि आपका कार्बोहाइड्रेट आपने रिस्ट्रिक्टेड डाइट लिया, स्टार्च रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। फूड की क्वालिटी में हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, इंस्टेड ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, रिफाइंड फूड की जगह पे आपको नॉन रिफाइंड, नॉन प्रोसेस फूड आपके खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल करना है, और उसमें फाइबर की क्वांटिटी आपके खाने में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कम से कम 30 से 35%, मतलब 1 या 2 बाउल आपके खाने में फाइबर, सलाद, स्प्राउट्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। और बहुत सारे इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत बार लोग डायबिटीज़ होने के बाद अवेयर होते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज से ही वो अवेयरनेस आपके साथ, आपके फैमिली में भी शुरू करो। सबसे जो मेजर कल्प्रिट, मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस्ड और जो शुगरी ये आते हैं ना, प्रोसेस फूड के साथ बहुत बार हम देखते हैं कि हमें शुगर फ्री के बारे में बताया जाता है कि शुगर फ्री बिस्किट्स, शुगर सब्सटीट्यूट, शुगर फ्री बिस्किट के बारे में बताया जाता है, मिलेट बिस्किट्स के बारे में। आप हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आती है, कोई भी चीज़ जो प्रोसेस्ड होती है, कोई भी चीज़ जो बेक्ड होती है, वो हमारे डायबिटीज़ के लिए या हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जो ड्रिंक्स आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा आज बच्चों में, बहुत ज़्यादा लोगों में ये जो ओबेसिटी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ ये सारे जो जिसका एडवर्टाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, इमोशनली भी वो हमें क्या करते हैं, मतलब वो ग्रीड पैदा करते हैं उसका ये करने के लिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें फंस रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों में शुगर का ये बढ़ रहा है। तो शुगरी जो ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उससे भी जितना हो सके आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है उसके लिए भी, जैसे मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताया, तो ये चीज़ों से हमें बचना भी है, तो उसके लिए भी मैं एक फार्मूला मैंने डिराइव किया है। मैं हमेशा बताता हूँ, आपको अगर आपके डायबिटीज़ के ऊपर का खर्चा नहीं बढ़ाना है तो आपको एमआरपीज को अवॉइड करना पड़ेगा। एमआरपीज का मतलब हमें जो नॉर्मली पता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। तो मैंने थोड़ा उसको अलग तरीके से बनाया, हर एक का मैंने एक फॉर्मूला दिया, और मैं यहाँ पे भी सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये एमआरपीज को आप अवॉइड करो, सो दैट आपका डायबिटीज़ के ऊपर एमआरपी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा है एम स्टैंड्स फॉर मिल्क। मिल्क ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो एनिमल सोर्स से आता है, जो मतलब हमारी माँ से छोड़ के जो भी दूध हम पिएंगे वो हमारे लिए मेजर कल्प्रिट है, क्योंकि मिल्क में आईजीएफ नाम का जो फैक्टर होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, या फिर केजीन नाम का जो प्रोटीन होता है, वो बीटा सेल्स जो हमारे स्वादुपिंड में, पैनक्रियाज में होते हैं, उसको सही तरीके से काम नहीं करने देता है। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण पाया गया है पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ में, ओवर कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो एनिमल से आया और मिल्क आ गया, और मिल्क से बने हुए फिर आपका पनीर भी उसमें आ गया, घी भी उसमें आ गया। सो वो बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है कि नहीं फिर दूध वो घी लेना चाहिए, कर्ड लेना चाहिए, तो मिल्क का सोर्स ही गलत है आपका, तो आपका डायबिटीज़ ठीक होने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो। मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ जल्दी से ठीक करना है, सो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप अगर आपका मिल्क का कंजम्पशन पूरी तरह से एनिमल मिल्क का बंद कर देते हो, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत फास्ट कम होता है। तो मिल्क ये सबसे बड़ा, और इंडिया में तो देखते हैं तो सुबह से लेकर रात तक, सुबह के चाय से लेकर रात के आपके कढ़ी तक दूध का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। तो थोड़ा पहले डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन उस जगह पे आप वीगन ऑप्शंस होते हैं, प्लांट बेस्ड ऑप्शंस, जैसे बादाम का मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है, तो हाँ सोया मिल्क होता है, वो आप टेम्पररी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मिल्क अगर आपने पूरी तरह अवॉइड किया, तो आपका, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि बस मिल्क बंद करने से 50% उनका शुगर लेवल इमीडिएटली विद इन स्पैन ऑफ 3 वीक्स और 1 मंथ में कंट्रोल में आते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप भी एक बार ये मिल्क वाला जो आइडिया वो ट्राई करके देखें। नेक्स्ट जो है पी का, जो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की, पी स्टैंड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस्ड पैक्ड, ये आर स्टैंड्स फॉर रिफाइंड, एंड शुगर एंड सॉल्ट, ये जो चीज़ें होती है ये भी हम जितना हो सके आपको अवॉइड करनी है। और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी डिप्राइव हो जाएगी, ऐसे नहीं है, और ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी है। जी, और काफ़ी हद तक ये भी बोलते हैं कि हमें एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिव ना हो किसी भी तौर पे,
या फिर कोई एक्सरसाइज पर्टिकुलर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। क्या एक्टिव न रहना भी कॉज है? लैक ऑफ एक्टिविटी ये मेजर कॉज है। आज जो डायबिटीज़ इतने तादाद में बढ़ रहा है तो लैक ऑफ एक्टिविटी और एक ही जगह पे बैठना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि ये आपके शरीर में फैट बढ़ने में, इन्फ्लेमेशन बढ़ने में कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसे बीच में एक रिसर्च आया था कि दिन भर मतलब बैठ के रहना ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। शायद आपने सुना होगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप स्मोकिंग ज़्यादा करो स्मोकिंग जितना ख़राब है उतना ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी ख़राब है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और जितना हो सके आपको एक्टिव एक्सरसाइज, मतलब ऐसे बोला जाता है कि दिन में कम से कम 1 घंटे का 45 to 60 मिनट्स का आपका एक्टिव एक्सरसाइज, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो सकता है, बैडमिंटन, या फिर मतलब बोले ना कि आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। बस मैं नॉर्मल वॉक करके आ रहा हूँ, कैजुअल वॉक करके आ रहा हूँ, इतना नहीं फ़ायदा होगा। आपको ब्रिस्क एक्सरसाइज और एंटी ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण विरोधी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि स्टेप अप डाउन है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड डंप होता है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाले एक्सरसाइज आपको उसमें फोकस करने चाहिए। एंड मैं एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर ज़्यादा चलता है, खाना खाने के बाद अगर 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स के बाद अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हो, थोड़ा बहुत वॉकिंग करते हो दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, तो वो भी आपका पीपी शुगर, खाना खाने के बाद जो शुगर है वो कंट्रोल लाने में उसका फ़ायदा होता है। तो जितना हो सके आप एक्टिव लाइफस्टाइल जियोगे, जितना खुद को एक्टिव रखोगे, उतना आपके कैलोरीज फास्ट घटेंगे, आपका मोटापा रहेगा, आपका फैट होगा वो आपका फास्ट कम हो जाएगा, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए मदद करता है। और एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है। तो एक्टिविटी इज़ मस्ट। तो एक्टिविटी आप जितना एक्टिव रहोगे मन से भी और शरीर से भी, उतना जल्दी आपका शुगर और डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा। जी, और डॉक्टर साहब आज के ज़माने में ना आगे चलने के दौर में काफ़ी लोगों की आँख की नींद ही चली गई है। हाँ, आँखों में नींद ही नहीं आती है, रात को बिस्तर पे लेट तो जाते हैं लेकिन नींद वो नहीं आती है। सामने एक ये रहता है मोबाइल होता है, खिलौना जी रहता है। खिलौना होता है। सही है। तो नहीं, ये सही नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 40% जो आज डायबिटीज़ होने में जो रीज़न पाया गया है, मतलब सेकेंडरी टू स्ट्रेस एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वो है लैक ऑफ स्लीप या फिर डिस्टर्ब स्लीप, जिसमें हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि 6-7 घंटे की नींद चाहिए, तो वो कौन सी टाइमिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो सर्कैडियन रिदम के अनुसार होनी चाहिए, निसर्ग जो नेचर के लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सो रात से 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ये जो 6 to 7 आवर्स का है वो क्वालिटी टाइम का स्लीप है। सो जितने रात को जल्दी आप खाना, आपका सूरज ढलने के बाद 2 घंटे से पहले आपका खाना होना चाहिए, मतलब रात को 8 बजे से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। और आपको रात को 11 बजे से पहले आपके लाइट स्विच ऑफ होने चाहिए। और आपका मतलब मोबाइल जो होता है वो सोने से पहले एटलीस्ट 30 मिनट से 1 घंटा आपको डिजिटल डिटॉक्स में रहना है। सो सोने से पहले का 1 घंटा और सुबह जगने के 1 घंटे का जो समय होता है उसमें आपको मोबाइल से या फिर आपके कोई भी ऐसे संसाधनों से दूर रहना है जो आपके स्ट्रेस बढ़ा सकती है और आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है। सो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटेटिव स्लीप इंपॉर्टेंट है। और अगर स्लीप आपका अच्छा रहता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल शरीर में कम बनता है, एंडोर्फिन्स लेवल जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो अच्छे रहते हैं। सो स्ट्रेस का जितना कंट्रीब्यूटिंग रोल है स्ट्रेस को मैनेज करना, उतना स्लीप के क्वालिटी स्लीप भी बहुत मायने रखती है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। तो मैं ये बताऊंगा कि स्लीप की क्वालिटी अच्छी रखो, होनी चाहिए। डॉक्टर, हमें से हर किसी को कोई ना कोई बीमारियां है तो और उसी के लिए हर किसी का मेडिकेशन भी शुरू है, तो दवाइयाँ क्या कारण हो सकती है डायबिटीज़ का? मतलब कौन सी दवाई बोल रहे हैं आप डायबिटीज? स्पेशली कोविड के बाद ऐसा हुआ हाँ। कि कोविड के बाद ज़्यादा डायबिटीज़ और इवन हार्ट अटैक का भी काफ़ी रेट बढ़ गया, डायबिटीज़ का भी रेट बढ़ गया। तो दवाइयाँ रीज़न हो सकती है डायबिटीज़? कुछ दवाइयाँ है ऐसी कि अगर जिसका आप काफ़ी समय तक अगर इस्तेमाल करते हो तो उससे आपका शुगर बढ़ सकता है। पर्टिकुलरली में कोविड का आपने जिक्र किया, तो कोविड में बहुत सारे लोगों को एंटीवायरल के साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। तो अगर स्टेरॉइड में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे लोग पेन किलर के साथ स्टेरॉइड, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हम देखते हैं, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, ये डायबिटीज़ का कारण बनता है। तो उसको जितना हो सके हमें अवॉइड करना है। कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं तो उसके वजह से भी आपका शुगर या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और कुछ ऐसे जैसे थायराइड की वो दवा है, तो थायराइड की दवा का थोड़ा साइड इफेक्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके थोड़े डिस्टर्ब करता है।
तो यस कुछ ड्रग्स की वजह से होता है, कुछ डिसऑर्डर की वजह से भी, मतलब इन्फेक्शन, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, डेंगू हो सकता है या फिर टाइफाइड है या फिर कोरोना की भी बात करते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरिया फिर वायरस को मारने के लिए मेरे शरीर में ग्लूकोज को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो वो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी के इम्यूनिटी को अडेप्ट करने के लिए। तो उस टाइम वो टेम्पररी, जब तक वो इन्फेक्शन रहेगा, जब तक वो दवा या फिर ड्रग्स शुरू रहेगा, जब तक वो औषधि शुरू है, तब तक वो शुगर लेवल आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। जैसे ही वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जैसे वो इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा, वो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आएगा। तो उसको ड्रग इंड्यूस्ड या फिर डिसऑर्डर इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसेमिया ऐसे बोला जाता है, उसको डायबिटीज़ नहीं बोला जाता है। इट इज, और वी कैन से सेकेंडरी वो एक सिम्टम है। तो प्राइमरी आप सिम्टम को, प्राइमरी वो चीज़ को आप हटाते हो तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा। जैसे हमने गेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी बात की थी कि जब तक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के स्ट्रेस के वजह से वो डायबिटीज़ आया है, वो स्ट्रेस निकल जाता है, वो पॉजिटिव फैक्टर निकल गया, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर ओवरऑल जैसे कि आज हमने इस एपिसोड में जो वजह क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया, तो ओवरऑल कंक्लूजन के लिए आप क्या कहेंगे? कंक्लूजन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके नेचर के साथ हमें चलना है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सर्केडियन रिदम के साथ हमें मेंटेन करनी है। जितना हो सके एक्टिव रहना है और मन को भी जितना हो सके शांत रखना है। जिन्स को या फिर हमारे आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट है उसको नहीं ब्लेम करना है। जो मेरे चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है उसको मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ, वो जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कॉजेज समझ के फ़ायदा नहीं होगा, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी मैं करेक्शन कर सकता हूँ, वो करेक्शन करना चाहिए। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगी तब तक ये डायबिटीज़ आप ठीक नहीं कर पाते हो। सो सेल्फ डिसिप्लिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने आज के पॉडकास्ट में कारणों को समझा, लेकिन समझने से, नॉलेज लेने से ठीक नहीं होगा, उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो डायबिटीज़ की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से डायबिटीज़ होता है, वो तो हमने जान लिया, लेकिन इस वजह को जानने के बाद, इन कारणों के जानने के बाद उस पर क्या उपाय है वो भी हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन अगले एपिसोड के आने तक हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ है, काफ़ी सारी रील्स है इस चैनल से रिलेटेड, इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप देखते रहिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे ये एपिसोड्स, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा और आपको और कुछ सवाल इस बारे में हो, डायबिटीज़ से जुड़ी कोई भी शंका आपके मन में हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख भेजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।